अगर क्लास 10th में गलत बुक्स ले ली तो तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। इट्स राइट। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है एनसीईआरटी इज़ इनफ। एनसीईआरटी इनफ नहीं है, तुमको और भी रेफरेंस बुक्स लेनी पड़ेंगी, बिकॉज तुम्हारा जो गोल है ना वो 95-98% का है। और अगर तुम केवल एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो ये गोल अचीव करना हार्ड हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं, हार्ड हो जाता है। इसलिए आज मैं तुमको ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ जिनसे तुम अपना ये गोल ईजिली अचीव कर पाओगे। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा अगर मायने कोई किताब रखती हैं, क्लास 10th में अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बुक है तो वो सबसे पहले आती है एनसीईआरटी। बिकॉज तुम्हारी ये जो एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी इससे तुम्हारा पेपर का कम से कम 70 से 80% एरिया इसी से डायरेक्ट आता है। अब तुम कहोगे मैंने तो कभी नहीं देखा, तो मैं तुमको एक एग्जांपल के लिए बता दूं। मैथ्स में तुमने एनसीईआरटी में बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम पढ़ी है ना, वो देखी होगी तुमने, डायरेक्ट एग्जाम में आती है। वरना उसकी उल्टी कन्वर्स थ्योरम वो आ जाती होगी, ठीक है। वरना ऐसे तुम्हारी बहुत सारी होती है ना जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मतलब एक भी अंक, एक भी डिजिट इधर उधर नहीं होगा, डायरेक्ट डिट्टो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ छप जाएगा। ऐसे तुम्हारे 70 से 80% ओनली एनसीईआरटी से बनते हैं। तो एनसीईआरटी को तुम इतना घोल के पी लो कि एनसीईआरटी को तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है। अब तुम्हारी एक प्रॉब्लम ये रह जाती है कि मैं एसएसटी में या साइंस में एनसीईआरटी को किस हिसाब से पढ़ूँ। एनसीईआरटी तो बोरिंग लगती है। तो मैथ्स का तो चलो हो जाएगा, सवाल होते हैं, सवाल लगा लोगे। लेकिन साइंस एंड एसएसटी में क्या प्रॉब्लम आती है? बोरिंग लगती है। बोरिंग ना लगे उसके लिए क्या होगा मैं तुमको बताऊं। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, मान लो तुम्हारा ये एक पेज लिखा है, ये एक पेज लिखा है, ठीक है। इस पेज में कुछ भी ऐसे करके लिखा है, मान लो ये एक पैराग्राफ लिखा है, फिर ये एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। इस पेज में 2 पैराग्राफ लिखे हैं और एक पैराग्राफ आधा लिखा है, आधा अगले पेज पे लिखा है, ठीक है। तो तुम क्या करो, तुम पहले तो एनसीईआरटी से अपने हिसाब से ये पेज पढ़ो, अपने हिसाब से ये पेज पढ़ो। पेज पढ़ लिया, अब पेज पढ़ने के बाद सोचो कि ये जो 2 पैराग्राफ हैं, देखो जो पूरे पूरे पैराग्राफ हो ना, केवल उन्हीं का देखना। तुम देखो कि इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते हो उनको तुम एनसीईआरटी में ही लिख लेना, एनसीईआरटी में ही लिख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना। एनसीईआरटी के पेज में किनारे पर इतनी इतनी जगह छूटी हुई होती है, वहाँ पर लिख लेना क्वेश्चन जो भी तुम्हारे मन में आ रहा हो। अब ऐसे नहीं लिखना है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा करके लिख दिया, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देना, कोड वर्ड में लिख देना कि तुम्ही को केवल पता रहे, दूसरे को ना पता रहे, क्योंकि पढ़ाई तो तुम्ही को करनी है, ठीक है। तो ऐसे तुम क्वेश्चन को लिख लो। अब तुम्हारी एक प्रॉब्लम ये आ गई, भैया मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, क्या बनेंगे इसमें से। तो आजकल एआई बहुत डेवलप है, तुम कोई भी एआई पर आ सकते हो। मैं रेकमेंड कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारी इच्छा, तुम किसी भी एआई पर आ जाओ, ठीक है। एआई पर क्या करो, तुमने जो पेज पढ़ा है ना उसकी तुम फोटो ले लो, फोटो लेने के बाद एआई पर डाल दो और कहो, हिंदी में कहो, इंग्लिश में मत कहो, ज़्यादा अंग्रेज ना बनो, हिंदी में कहो, क्योंकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, ओके। हिंदी में ये कहो कि मुझे इस पेज में, या फिर 2 पैराग्राफ है, मान लो 2 पैराग्राफ है, एक ये, तो ये लिखो, मुझे ये 2 पैराग्राफ में बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं क्लास 10th सीबीएसई के लिए। क्यों? क्योंकि जब तुम अपना बोर्ड लिखते हो ना तो एआई फिर उस बोर्ड के हिसाब से बताता है क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में अलग अलग थोड़े क्वेश्चन आते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो तुम लिखना, मुझे इन दोनों पैराग्राफ में बता दो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मान लो तुमको ये दोनों पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आया क्या लिखा था, मान लो नहीं समझ आ रहा है, साइंस में होता है कुछ ऐसा, तो तुम क्या करो, एआई पर फोटो डालो और कहो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो इन पैराग्राफ के, साथ ही साथ मुझे इसकी मीनिंग बता दो, मुझे इसकी मीनिंग बता दो बहुत अच्छे से डीप में। तो वो एआई क्या करेगा ना, तुमको इतनी इजीली तरीके से वो पूरा पेज पढ़ा देगा कि तुम भी कहोगे मज़ा आया, ठीक है। तो इसलिए एआई पर जाओ, एआई पर फोटो डालो, कहो मुझे इनकी थ्योरी जो है अच्छे से समझा दो इजी तरीके से, और फिर कह देना मुझे ऐसे क्वेश्चन बता जो पेपर में आ सकते हैं, या फिर जो तुमको लगता है इंपॉर्टेंट है वो बता दो, ठीक है। एआई तुमको बता देगा, तुम उनको लिख सकते हो, एनसीईआरटी की किताब में ही लिख लो, वरना चाहे तो एक अलग से कॉपी बना लो, कॉपी में लिख लो, ओके। तो पहली तो हमारी हो जाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज गॉड, तुम्हारे के लिए ये किसी गॉड से कम नहीं है,
क्यों? क्योंकि अगर तुमको तुम्हारा जो सपना है ना वो है 95%, 98%, और ये सपना जो है तुम्हारा ये केवल एनसीईआरटी से पॉसिबल है। अगर तुम कहो मैं केवल क्वेश्चन बैंक या सैम्पल पेपर या पीवाईक्यूज कर लूँ तो मेरे आ जाएं, ये नॉट इनफ, ठीक है, नॉट इनफ। ओके, अब देखो सेकंड पे आता है हमारा क्वेश्चन बैंक। अब देखो तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुमको क्वेश्चन बैंक लेना है। अब तुम कहोगे क्वेश्चन बैंक में ले लूँ कौन सा? तो देखो क्वेश्चन बैंक भी दो तरीके के आते हैं, एक आता है थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी भी लिखी होती है और क्वेश्चन भी, एक होता है ओनली क्वेश्चन। देखो मैं रेकमेंड करूंगा तुम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों वाला ले लो। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी लिखी होती है ना, ये पूरे चैप्टर की एक समरी लिखी होती है शॉर्ट फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब पेपर देने जाओ इसी थ्योरी को पढ़ दो, तुमको मैं 100% गारंटी देता हूँ 4 से 5 मार्क्स तो तुम्हारे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमको थ्योरी एक शॉर्ट फॉर्म में पता लग जाएगी। तो इसलिए तुम थ्योरी वाले और क्वेश्चन दोनों वाले ले सकते हो क्वेश्चन बैंक, वरना चाहे तो अपनी मर्जी से केवल क्वेश्चन वाले भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी पर करता है। मैं रेकमेंड करूँगा ये वाला ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक हो गया, उसके बाद आते हैं हम सैम्पल पेपर पे, ठीक है। अब देखो सैम्पल पेपर अभी नहीं करना है, अभी मई चल रही है। सैम्पल पेपर तुमको करना है, ये तुमको करना है जब तुम्हारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। सिलेबस तुम्हारा मान लो मैं कहता हूँ अक्टूबर में या नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में ख़त्म हो जाए, तब तुम सैम्पल पेपर ले लेना और फिर तुम सैम्पल पेपर लगाने की प्रैक्टिस करने लगना। ओके, फोर्थ आता है हमारा पीवाईक्यूज। अब ये पीवाईक्यूज तुमको कब लगाने हैं ये मैं तुमको बता दूं। तो देखो तुम पीवाईक्यूज अभी ला सकते हो, ठीक है। अभी ले आओगे तो क्या होगा फ़ायदा? क्योंकि अभी जब तुम ले आओगे ना तो पीवाईक्यूज जो तुमको मिलते हैं, जैसे पीवाईक्यूज बताएं कैसे लाना, मैं तुमको बताऊं। पीवाईक्यूज मार्केट में दो तरीके के आते हैं। एक तो ऐसा होता है जिसके अंदर केवल तुमको जैसे 2019 से लेके तुमको 2026 तक के पीवाईक्यूज मिल गए, जिनके अंदर तुमको ऐसे ही सारे सेट्स के पेपर लिखे हुए मिलेंगे। ऐसे मत लाना। ऐसे क्यों ना लाना मैं तुमको बताऊं। पीवाईक्यूज अगर तुम ऐसे ही ले आओ पेपर वाले, तो भाई आजकल ऑनलाइन इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जिनके अंदर तुम ये पीवाईक्यूज देख सकते हो। खामा खा क्यों रुपए डालो भाई, खामा खा क्यों रुपए डालो, ठीक है। तो तुम पेपर तो ऐसे भी देख सकते हो, बट तुम पीवाईक्यूज ऐसे लेना जिनके अंदर तुम्हारा मान लो जैसे पहला चैप्टर है, मान लो मैं कहता हूँ मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर से जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं 2019 से लेकर 2026 तक, वो रियल नंबर चैप्टर के नीचे सारे के सारे क्वेश्चन लिख के होने चाहिए। ऐसा पीवाईक्यूज लेना। आते हैं मार्केट में, बस तुम्हें देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुमको बैठे बैठे मुझको मिल जाए, ऑनलाइन देख लेना, वरना तुम कहीं ना कहीं देखो दुकान पे जाना, दुकान पे उनसे ये कहना मुझको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज वाला पीवाईक्यू दे दो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दे दो, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दे दो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे होते हैं चैप्टर के हिसाब से लिखे हुए। जैसे तुम्हारे रियल नंबर चैप्टर जो है, इससे बोर्ड्स में 2019 से लेकर 2026 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं रियल नंबर चैप्टर से, वो सारे के सारे तुम्हारे सामने एक बार लिखे होंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम ये पीवाईक्यूज उठाना, और पीवाईक्यूज में मान लो तुम रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हो, तो रियल नंबर चैप्टर के ही आराम से तुम्हारे जो भी पीवाईक्यूज लिखे हैं उन सबको करते जाना करते जाना करते जाना। इससे ये होगा तुमको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। और या तो चाहे तो तुम वैसे भी ले सकते हो जिनके अंदर तुमको केवल पेपर दे दिए जाते हैं सेट के हिसाब से, वैसे भी ले सकते हो। मर्जी आपकी है, मैं केवल बता सकता हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, लेकिन करना ज़रूर। ये नहीं कि तुम केवल एनसीईआरटी के भरोसे बैठ जाओ या केवल कोई क्वेश्चन बैंक लेकर बैठ जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो तुमको ये 4 रिसोर्सेज जो मैंने बताए, ये तो तुम्हारे के लिए, ये समझो ये तुम्हारे के लिए मस्ट हैं। क्या है? मस्ट। और मस्ट का मतलब जानते हो? मस्ट का मतलब देखो, मस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़रूरी का तो मतलब नीड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी का मतलब मस्ट होता है। मतलब ये 4 चीज़ें तो तुम्हारे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बाद भी अगर तुमको कोई किताब चाहिए तो मैं कहूँगा मत लो,
क्यों? क्योंकि तुम ज़्यादा झमेले में पड़ जाओगे, फिर तुम्हें ज़्यादा फैले में पड़ जाओगे, तुम सोचोगे मैं इससे पढ़ूँ या इससे पढ़ूँ। मैं तुमको जो बता रहा हूँ तुम उससे करो। अभी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन बैंक करो, पीवाईक्यूज कर लो, कर लिए। ऐसे कर करके तुम अपना सिलेबस पूरा ख़त्म करो। उसके बाद तुम क्या करो, केवल और केवल सैम्पल पेपर लगाओ, सैम्पल पेपर। उसके बाद तुम पीवाईक्यूज करो, उसके बाद केवल पीवाईक्यूज करो। और एनसीईआरटी के मान लो मैथ्स तुम पढ़ते हो, मैथ्स में कोई क्वेश्चन है जो तुमसे एक बार में नहीं हो पाया, उस पर तुम टिक लगा दो, फिर लास्ट में आके वही टिक लगे हुए क्वेश्चन तुम करते रहना। ओके। और ऐसे तुम अपना क्वेश्चन बैंक भी लास्ट के समय में करना। लास्ट के समय की मैं तुमको बता दूंगा, अभी की तुम सोचो, अभी जो करना है वो तुम करो, केवल सैम्पल पेपर बाद में करना, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को मेरी बताई हुई बुक्स अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा भला होना चाहिए, मेरा तो भला कर ही रहा है भगवान। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।